पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसी एक इंटरवल में कि इस इंटरवल में कैसे क्या होगा। तो एक फंक्शन को हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे एट एक्स इक्वल्स टू ए, अगर उससे पहले जो फंक्शन का वैल्यू है वो छोटा हो और उससे बाद जो फंक्शन का वैल्यू हो वो बड़ा हो। मतलब जो फंक्शनल पॉइंट है एक्स इक्वल्स टू ए पे, वो मिड में होना चाहिए, वो मिड पे होना चाहिए। और ए कहाँ पे होना चाहिए, ए हमारा डोमेन में ही होना चाहिए, ये नहीं कि ए डोमेन से बाहर हो रहा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे एट एक्स इक्वल्स टू ए पे बात हो रही है। और दूसरा तरीका ऐसा हो जाए कि मान लिया जाए हमारे पास 1 से लेके 2 तक कोई फंक्शन जो है ना वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग बोलूं या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बात बराबर है। 1 से लेके 2 तक कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर तुमसे इसके बीच में कोई पूछा कि x इक्वल्स टू 3 पे क्या होगा, तो x इक्वल्स टू 3 इसी इंटरवल में है। तो अगर कोई ओपन इंटरवल कंटेनिंग a में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, तो वो उस पॉइंट पे x इक्वल्स टू a पे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। मतलब x इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 तक हमें ये पता लग गया कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसके मिड में जो आएगा वो 3/2 जो है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये देखूं कि ये कोई रैंडम सा ग्राफ है। अच्छा, ये रैंडम ग्राफ तुम्हें एफ डैश एक्स देखो हर एक पॉइंट पे क्या दे रहा है, ग्रेटर देन 0 दे रहा है। एफ डैश एक्स हर एक पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 दे रहा। तो मैंने 3 पॉइंट लिया, ये दोनों बाजू बाजू होते हैं, ए माइनस एच और ए प्लस एच जस्ट एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव होते हैं। मैंने एक सिग्निफिकेंट गैप दिखा दिया जिससे तुम्हें समझ में आए कि ये दोनों क्या है, एक प्रॉपर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये शो करने के लिए कि फंक्शन किसका बड़ा है, फंक्शनल वैल्यू किसका छोटा है। तो ए पे जो फंक्शन वैल्यू है जरा देखना, ये छोटा है किससे, ए प्लस एच से, लेकिन ए माइनस एच वाला जो है किससे छोटा है, ए से छोटा है। तो ये बीच में हमें रहना चाहिए। और सबसे बड़ा मतलब हाइयर द वैल्यू ऑफ एक्स, हाइयर द वैल्यू ऑफ फंक्शन, हाइयर द वैल्यू, लोअर द वैल्यू ऑफ एक्स, लोअर द वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये इस प्रॉपरली जो हमारे पास इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी में फिट बैठ रहा, तो हम लोग बोलेंगे ए पे ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसी तरह से ये जो है ए का जो फंक्शनल वैल्यू वो मिड में देखो, ए माइनस एच यहाँ पे, ए प्लस एच यहाँ पे। बोलो सर ये तो ए पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्या ये अभी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला जाएगा? बिल्कुल बोला जाएगा, जब तक ये हमारा इस अपने जो बेसिक डेफिनेशन उसको वैलिडेट कर रहा। तो दिस इज द जनरल प्रोसीजर चेक करने का कि कब ये इंक्रीजिंग होगा कब ये नहीं होगा। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल में निकालने के लिए हमें देखना पड़ता था ना कि वो कंटिन्यूअस है, तो हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएट वगैरह करते थे। तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस के लिए भी ये डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पे इंक्रीजिंग है या नहीं है वो भी बता देगा। तो दिस इज अनदर फॉर्म। अच्छा, इसी तरह से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल्स टू ए पे अगर मैं बात करूंगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो बिल्कुल सेम सिनेरियो होगा जैसे इंक्रीजिंग में आगे की तरफ, डिक्रीजिंग में पीछे की तरफ। इंक्रीजिंग में ये बढ़ते जा रहा था, डिक्रीजिंग में ये घटते जाएगा। मिड वाला जो पॉइंट है वो बीच में ही रहेगा। इस बार क्या होगा, सबसे छोटे पे फंक्शनल वैल्यू सबसे ज्यादा और सबसे बड़े पे फंक्शनल वैल्यू सबसे कम, और मिड वाला तो मिड में ही रहेगा। या फिर उस इंटरवल में वो एक कंटेन कर जाए, जैसे 1 से लेके 2 तक हमें पता लग गया कि ये क्या है, डिक्रीजिंग है। तो 1 से लेके 2 में 3/2 एक ऐसा पॉइंट आएगा, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का पॉइंट हो जाएगा। तो दैट्स इट। उसी को मैंने ग्राफिकल वे में समझाया, जैसे इंक्रीजिंग था वैसे ही डिक्रीजिंग। अब आते हैं कि बाउंड्री पॉइंट हो गया। बाउंड्री पॉइंट का मतलब या तो वो लेफ्ट हैंड साइड से या तो राइट हैंड साइड से। तो अगर ये बाउंड्री पॉइंट आया तो लेफ्ट साइड से क्या देखेंगे, लेफ्ट साइड का अगला देखते हैं। तो अगला वाला क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए पिछले से। अगर इस तरफ देख रहे हैं तो इससे जस्ट पहले जो b माइनस एच होगा वो b से क्या होगा, b से वो छोटा होना चाहिए। जैसे a पे देख रहे हैं, a हमारा क्या है, एंड पॉइंट है। तो a का जो फंक्शनल वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, a माइनस एच से ज्यादा होना चाहिए। तो हो गया ये इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल्स टू a। अगर मैं स्टार्टिंग ये वाला देखूंगा तो ये डिक्रीजिंग हो गया कि ए पे जाके खत्म हो रहा है, ए प्लस एच क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ए से, तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, तो ये जरा देखना एफ ए का वैल्यू एफ ए प्लस एच से ज्यादा हो गया। मतलब क्या हुआ, छोटे वैल्यू पे ए का वैल्यू छोटा है, ए प्लस एच का वैल्यू बड़ा है। तो छोटे वैल्यू पे फंक्शन वैल्यू जो हो रहा है बड़ा मिल रहा है, तो ये डिक्रीजिंग की निशानी थी। उसके बाद दूसरा देखा हम लोगों ने कि एक ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि ना तो ये इंक्रीजिंग हो
ना तो ये डिक्रीजिंग हो। तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखते हैं ये चीज क्या है, ये हमारे पास एफ ए जो है वो किससे छोटा है, ए प्लस एच से भी छोटा है, ए माइनस एच से भी छोटा है। ए को बीच में होना चाहिए, एफ ए प्लस एच बड़ा भी हो सकता है एफ ए से, और एफ ए माइनस एच अगर कोई एक रिलेशन इंक्रीजिंग हो रहा है तो इंक्रीजिंग वाला, डिक्रीजिंग हो रहा है तो डिक्रीजिंग वाला सिनेरियो लेंगे। यहाँ पे क्या है, ए वाला मिड में ना होकर लोएस्ट में आ गया, तो ना तो ये इंक्रीजिंग है ना तो ये डिक्रीजिंग है। यहाँ पे देखते हैं ए वाला बीच में है और छोटे पे छोटा इनपुट, बड़े पे बड़ा आउटपुट, तो इंक्रीजिंग फंक्शन। तो दीज आर दिस फ्यू एग्जांपल्स जहां पे हम लोगों ने डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को लेकर के काम किया है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को काम किया लेकर। जैसे यहाँ पे देखते हैं ए पे, तो ए से पहले देखूं या ए के बाद, दोनों इससे छोटा है, तो ये ना तो इंक्रीजिंग होगा ना तो डिक्रीजिंग होगा। अच्छा यहाँ पे जरा देखते हैं कि ए से पहले जो है फंक्शन वैल्यू ज्यादा है, ए पे उसके बाद है, और सबसे छोटा ए के बाद वाला है, तो ये डिक्रीजिंग हो गया। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स जहां से हमें डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेस्ट करना होगा, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब। हम लोगों ने जो डिसकंटिन्यूअस के लिए फंक्शन के लिए काम किया है, उसके लिए एक स्पेसिफिक चीज है कि हमें ग्राफ से देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, और फंक्शन का जो दिया हुआ रहेगा, फंक्शन किस फॉर्म में रहता है, पीस वाइज रहता है। पीस वाइज मतलब थोड़े से पार्ट में कुछ और नाम, थोड़े से पार्ट में कुछ और नाम। तो अब अगर हमें किसी भी पॉइंट के अबाउट देखना है कि फंक्शन मान लिया जाए डिफरेंशिएबल है, और उसके अबाउट हमें किसी भी पॉइंट के अबाउट चेक करना है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे वो देखा था ना, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 बोला था, और एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक, तो ये होता था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये पूरे के पूरे इंटरवल में डेरिवेटिव इसका ग्रेटर देन 0 होता था। लेकिन अगर डेरिवेटिव किसी एक पॉइंट पे चेक करना है, तो हमें उस पूरे इंटरवल नहीं बल्कि उसी पॉइंट पे चेक करेंगे, तो ये वही मामला हो गया। इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, एफ डैश ऑफ ए ग्रेटर देन 0, एफ डैश ऑफ ए लेस देन 0 डिक्रीजिंग के लिए हो गया। अच्छा एफ डैश ऑफ ए अगर 0 के बराबर आया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे उसके नेबरहुड में, उसके डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे उसके नेबरहुड में। नेबरहुड में जैसे मान लिया जाए हमारे पास कोई ये ग्राफ ऐसा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव क्या आया, ए पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव जो आ रहा है वो 0 के बराबर आ रहा है। तो हम लोग चेक करेंगे इसके लोएस्ट मतलब एलएचएल में और आरएचएल में डेरिवेटिव को। तो डेरिवेटिव जरा देखना, एलएचडी अगर मैं चेक करूंगा तो एलएचडी ग्रेटर देन 0 है, और आरएचडी जो है वो लेस देन 0 है, आरएचडी लेस देन 0। मैं इस पर्टिकुलर इसके लिए देख रहा हूँ। तो क्या बोल रहा है कि अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पे तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव हुए, तो उस केस में ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का कर्व, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का कर्व, 0 पे जो आता है इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। लेकिन f डैश 0 से थोड़ा सा पहले देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, थीटा बहुत छोटा सा आ रहा है, तो f डैश ऑफ a 0 प्लस जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अच्छा 0 माइनस पे अगर मैं बात करूंगा, तो 0 माइनस पे भी जरा देखो यही एंगल बन रहा है, एफ डैश ऑफ 0 माइनस भी क्या आ रहा, ग्रेटर देन 0 आ रहा। तो दोनों अगर ग्रेटर देन 0 हुए तो ये पॉइंट कैसा कहलाएगा, इंक्रीजिंग कहलाएगा। याद रहे, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 के बराबर आ रहा है, तो उसके नेबरिंग पोजीशन पे एलएचडी और आरएचडी चेक करेंगे। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव, तो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंक्रीजिंग, दोनों के दोनों निगेटिव, दोनों के दोनों निगेटिव, तो फंक्शन क्या, डिक्रीजिंग। अगर दोनों ऑल्टरनेट, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ना तो वो हमारे पास इंक्रीजिंग होगा ना तो वो डिक्रीजिंग होगा। जैसे यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग, ये वाला सिनेरियो में देखना जरा, एलएचडी जो है वो पॉजिटिव है, एलएचडी मतलब ए से पहले वाला डेरिवेटिव का हमारा वैल्यू, ए से बाद वाला एफ डैश ऑफ ए प्लस क्या है, लेस देन 0 है। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, देखना ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग वाला, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग वाला सिचुएशन था। तो इस केस में हम लोगों ने ये 3 सिनेरियो देखा। पहली बात, किसी भी पॉइंट के अबाउट तुम्हें मोनोटोनिसिटी जानना है, यू नीड टू फाइंड आउट what is the value of derivative of the function at that point। उस पॉइंट पे हमें डेरिवेटिव जानना है। पहला, अगर डेरिवेटिव हमेशा के लिए ग्रेटर देन 0 हो गया, देखो फर्स्ट पॉइंट, अगर डेरिवेटिव हमेशा के लिए ग्रेटर देन 0 हो गया इंक्रीजिंग उस पर्टिकुलर पॉइंट पे,
अगर डेरिवेटिव हमेशा के लिए निगेटिव हो गया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, डिक्रीजिंग। अगर डेरिवेटिव जीरो हो गया, क्योंकि तीन सिचुएशन हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। अब जीरो आ गया ना, तो तुम्हें चेक करना होगा उसके नेबरिंग साइड में। नेबरिंग साइड मतलब ए से पहले और ए के बाद क्या चेक करना, उसके डेरिवेटिव को। अगर उसका डेरिवेटिव जो है दोनों साइड पॉजिटिव आया, इंक्रीजिंग, दोनों साइड डिक्रीजिंग आ रहा, सॉरी दोनों साइड निगेटिव आ रहा, डिक्रीजिंग, एक साइड पॉजिटिव एक साइड निगेटिव आ रहा, मतलब अपोजिट साइन आ रहा है, तो ना तो वो इंक्रीजिंग होगा ना तो वो डिक्रीजिंग होगा। दैट्स इट, ये रहा हमारा काम करने का तरीका। ये था मोनोटोनिसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट चेक करने का तरीका। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये किसके लिए है, डेरिवेटिव, सॉरी मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। और ये जो मेथड हम लोगों ने पूरा का पूरा अभी पढ़ा, ये तभी पॉसिबल है जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, कंटिन्यूअस भी नहीं हुआ, देन यू विल हैव टू draw the graph or you just need to check the functional value। वो वाला देखा था ना, fa प्लस अगर हमारे पास fa से छोटा है और fa माइनस से सबसे बड़ा है, तो इस केस में डिक्रीजिंग फंक्शन, उल्टा इनइक्वालिटी रहेगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन, तो वो वाला काम करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, इसमें हमें एग्जामिन करना है किस चीज को, मोनोटोनिसिटी एट x इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2। तो भाई आपको जीरो पे चेक करना है, तो मैं इसको देखूंगा तो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का हमेशा के लिए डिफरेंशिएबल होता है। तो एफ डैश एक्स अगर मैं करूंगा तो ये आएगा 3x² माइनस 3, 3x² माइनस 3। तो अगर मैं जीरो पे बात करूं, अगर मैं जीरो पे देखूंगा तो जीरो पे देखता हूं तो क्या बन जाएगा, निगेटिव आ रहा है। एफ डैश ऑफ जीरो जो आ रहा है वो लेस देन जीरो आ रहा। अच्छा, लेस देन जीरो आने का मतलब क्या हुआ, ये डिक्रीजिंग हुआ जीरो पे। अच्छा, 1 पे रखेंगे तो 3 इंटू 1² माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ रहा, हो गया मामला गड़बड़। एफ डैश ऑफ एक्स क्या था, 3 टाइम्स ऑफ x² माइनस 1। अब हमें क्या चेक करना होगा, हमें चेक करना होगा कि क्या इसके 1 से नेबरिंग पोजीशन पे कैसा सिनेरियो। तो 1 माइनस अगर रखा मैंने, एफ डैश ऑफ 1 माइनस अगर मैंने रखा, तो 1 माइनस रखा मतलब 1 से छोटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो एफ डैश 1 माइनस क्या है, लेस देन 0। अच्छा, एफ डैश ऑफ 1 प्लस 1 से बड़ा कोई नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 1 से बड़ा ही आएगा। माइनस 1 करेंगे तो पॉजिटिव, 3 से मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव। तो देखना ऑल्टरनेट साइन क्या आ गया, तो 1 पे ना तो वो इंक्रीजिंग हुए ना तो हुए डिक्रीजिंग। ये क्या हो गया, ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट। 2 पे चेक करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 3 इंटू 3 9 के बराबर, विच इज अ पॉजिटिव। 2 पे हो गया इंक्रीजिंग। तो ये काम था हमारा करने का, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करेगा तो। इसी तरह से ये सवाल भी है, देख लेना। उसके बाद आते हैं कि इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए हम मोनोटोनिसिटी का यूज करते हैं। वो कैसे यूज करेंगे भाई, तो सबसे पहले हम लोग दो फंक्शन जिसको कंपेयर करना है, एफ एक्स और जी एक्स को, उन दोनों के डिफरेंस में मैं तीसरे फंक्शन को एच एक्स को ले लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रूव दैट 0 से π/2 में सबसे बड़ा tan होगा, फिर x होगा, फिर sin होगा। मतलब sin x जो होता है x से छोटा होता है और tan x जो होता है वो x से बड़ा होता है। तो मैं इन दोनों को लेकर के पहले सॉल्व करता हूँ। तो मैं किसी को भी x माइनस साइन एक्स लो या sin x माइनस एक्स लो, मैंने इन दोनों को लिया और डिफरेंस कर दिया और उसे मान लिया fx। उसका डेरिवेटिव करूंगा तो cos x माइनस 1, ये क्या होगा, लेस देन 0, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में cos कभी भी 1 नहीं होता, 1 होता लेकिन क्लोज इंटरवल में होता। तो हम लोगों ने क्या बोला भाई कि ये चीज निगेटिव होगा, तो f डिक्रीजिंग हुआ। डिक्रीजिंग पे अच्छा x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो डिक्रीजिंग में क्या होता है, छोटे इनपुट पे बड़ा आउटपुट और बड़े इनपुट पे छोटा आउटपुट। मतलब अगर मैं दोनों तरफ इसमें f लगाऊंगा तो f में क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, fx विल बी लेस देन f0। अच्छा, fx तो हमारे पास sin x माइनस x आया, और f0 जो आया इसमें x का वैल्यू 0 रखेंगे तो f0 का वैल्यू ये भी 0 और ये भी 0, 0 के बराबर आया। यहाँ से देख लो ये प्रूव हो गया फर्स्ट वाला इनइक्वालिटी। इसी तरह से दूसरा इनइक्वालिटी है tan x माइनस x। तो उसमें मैंने tan x माइनस x मान लिया और उसको डिफरेंशिएट किया तो ये बना tan स्क्वायर x। 0 से π/2 के केस में tan स्क्वायर x क्या होता, हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा, तो g हो गया इंक्रीजिंग। तो x ग्रेटर देन 0 में gx मस्ट बी ग्रेटर देन g0। g0 मतलब देखो tan 0 0 होता है और ये भी 0 होता है। तो क्या हो गया, gx इज ग्रेटर देन g0, मतलब tan x माइनस x इज ग्रेटर देन 0, तो tan x का वैल्यू x से बड़ा हो गया। तो इसी तरह से हम लोग बाकी सारे, अच्छा ये जेई मेन के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये वाला बस इनइक्वालिटी याद रख लेना।
ये यूजुअली ना इस तरह के सवाल जो आते हैं ना वो एडवांस के लिए आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लंबा सा कैलकुलेशन आता है। तो मैं इसका नोट्स भेज दूंगा, करना होगा तुम्हारे लिए ऑप्शनल है। अभी मेन में इसको छोड़ देना, अभी मेन पे फोकस करना है ना, तो ये वाला ज्यादा अच्छे से करना, जो ऊपर की तरफ मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल एंड मोनोटोनिसिटी इन एट अ पॉइंट देखा ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रेदर देन कि हम लोग इनइक्वालिटी प्रूव कर रहे हैं। क्योंकि इनइक्वालिटी प्रूव करने में बहुत लंबा लंबा, जैसे क्वेश्चन नंबर ये 2 का सॉल्यूशन देखो, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन काफी बड़ा सा, तो हमें चेक करना पड़ता है। ये तो छोटे छोटे सवाल हैं जो सारे लोग याद रखते हैं, तो इन सब का सॉल्यूशन दिया हुआ है, तुम्हें चेक करना होगा। तो देखो इसके काफी लंबे लंबे सॉल्यूशन जाते हैं। इन केस तुम्हें पढ़ना होगा तो खुद से पढ़ लेना, अदरवाइज एडवांस के लिए अगर इसे पढ़ना, जेईई मेन के लिए इसे पढ़ो भी मत, इसे स्किप कर सकते हो। स्टार्टिंग के 2-3 देख लिया काफी है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉन्केविटी, कॉन्वेक्सिटी एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका बस कॉन्सेप्ट जानना है, इसमें हमें ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है कि कॉन्केविटी क्या होता है, कॉन्वेक्सिटी क्या होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है। ये ना पूरे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में तुम्हें जान जैसी जाओगी ना, तो फर्स्ट ईयर में ये पढ़ाते हैं कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी पूरे के पूरे डिटेल में। तो इतना हमें अभी जानने की मतलब है कि कॉन्केव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है। तो फंक्शन को कॉन्केव तभी बोलेंगे किसी भी इंटरवल में कि अगर मान लिया जाए कोई ग्राफ है रैंडम सा, और उस पे तुमने किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट क्या हो, ग्राफ से नीचे की तरफ लाई करे, तो उसको हम लोग कॉन्केव बोलेंगे, उसको हम लोग कॉन्केव बोलेंगे। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, इसमें तुम कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करो, हर जगह पे टेंजेंट जो होगा ग्राफ से नीचे की तरफ होगा, दिस इज कंसीडर्ड टू बी कॉन्केव। जैसे ये वाला भी ग्राफ देखो, इस पे कहीं पे भी तुम टेंजेंट ड्रॉ करो, वो टेंजेंट क्या होगा भाई, ये टेंजेंट होगा आपका नीचे की तरफ। अच्छा ये जरा देखना स्लोप का रेट क्या हो रहा, स्लोप इधर छोटा सा था एंगल, फिर ये बढ़ते जा रहा और बढ़ा और बढ़ा, तो स्लोप का जो रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, वो पॉजिटिव है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप का मतलब स्लोप जो है, जैसे जैसे मैं एक्स को बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, यहाँ पे भी स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्योंकि जितना ज्यादा वर्टिकल साइड में होगा निगेटिव में, उतना निगेटिव हायर वैल्यू होगा। तो ये क्या हो रहा है, स्लोप का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, एक्स के साथ जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहे, तो एफ डैश एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन 0, मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डबल डेरिवेटिव एक्स का, डबल डेरिवेटिव एफ का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वो पॉजिटिव आया किसी भी इंटरवल में, देन एफ इज सेड टू बी कॉन्केव इन दैट इंटरवल, और उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो टेंजेंट में ड्रॉ करूंगा वो नीचे की तरफ होगा। दैट्स इट। ये रहा हमारा पहला सिनेरियो जिसमें कॉन्केव की बारे में बात की गई। इसी तरह से कॉन्केव का अगर मैं देखूंगा ध्यान से, तो ये वही चीज स्लोप के बेसिस पे समझाया गया। उसके बाद आते हैं कॉन्वेक्स की सिचुएशन। कॉन्वेक्स का क्या है कि वही चीज टेंजेंट ऊपर होगा, ग्राफ से क्या होगा, ऊपर होगा, टेंजेंट एट एवरी पॉइंट लाई अबव द कर्व, ग्राफ के ऊपर हो टेंजेंट तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स, ग्राफ के नीचे हो टेंजेंट तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्केव। तो ये पॉइंट हमारा, ये जो लाइन आया हमारा, दिस लाइन इज कंसीडर्ड टू बी, दिस इज टेंजेंट, और ये जो है किसी भी इंस्टेंट पे तुम ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ से ऊपर की तरफ आएगा। अच्छा इसमें जरा देखना क्या है, इनिशियली स्लोप ज्यादा था, फिर घटते गया, फिर घटते गया, घटते गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या आया, निगेटिव आया, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आया, निगेटिव आया। कॉन्केव के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, कॉन्वेक्स के लिए डबल डेरिवेटिव निगेटिव। ये रहा हमारा कॉन्केव और कॉन्वेक्स। तो कॉन्केव कॉन्वेक्स के बाद आते हैं कि एक ऐसा पॉइंट सी कॉमा एफ सी ऑफ द कर्व इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा क्या बोला था जब मैंने, कि फंक्शन के डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे ये रहा, ये ग्राफ ऐसा हुआ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे डेरिवेटिव निगेटिव है, यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो देखना ये मिला लोकल मैक्सिमा, ये मिला लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा में क्या है, डेरिवेटिव जो है फंक्शन का पॉजिटिव से निगेटिव में गया, लोकल मिनिमा के लिए निगेटिव से पॉजिटिव में गया। तो इस केस में हमारा क्या मिला कि फंक्शन जब अपना नेचर, फंक्शन का डेरिवेटिव जब अपना नेचर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ गया तो ऊपर में एक हाइट देगा जिसका नाम है लोकल मैक्सिमा।
फंक्शन का डेरिवेटिव जब मिनिमा से मतलब निगेटिव से पॉजिटिव गया तो उस केस में देगा लोकल मिनिमा। फंक्शन के डेरिवेटिव पे बात हो रही है। यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन जो है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब बोलेंगे, जब फंक्शन जो है पहले कॉनकेव रहा होगा और फिर कॉन्वेक्स हो गया, या फिर पहले कॉन्वेक्स रहा होगा बाद में कॉनकेव हो गया। मतलब जब अपना नेचर, जब उसने कॉन्केविटी चेंज किया तो जो बीच में वाला पॉइंट था दैट पॉइंट कहलाता है, दैट पॉइंट इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे जरा देखो कॉनकेव पहचानने के लिए आता है, इस सिनेरियो को देखेंगे तो ये कॉनकेव है, क्यों? क्योंकि टेंजेंट नीचे की तरफ है। सीधी सी बात है, टेंजेंट पहचान मतलब कॉनकेव कॉन्वेक्स पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, नीचे की तरफ कॉनकेव, ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स। तो ये देखो ये कॉनकेव हुआ और ये ऊपर की तरफ टेंजेंट हो रहा है तो कॉन्वेक्स हो गया। तो फंक्शन ने इस पर्टिकुलर पॉइंट 0 के अबाउट अपना नेचर कॉन्वेक्स से कॉनकेव की तरफ बदला। दैट पॉइंट इज कंसीडर्ड टू बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दैट पॉइंट इज कंसीडर्ड टू बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसी चीज को मैथमेटिकल वे में दिखाया गया। ये मैंने ग्राफ देख लिया y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का। तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब के बाद हम लोग आते हैं y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। तो जरा देखो ये रहा, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसके नीचे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो 0 पे पॉइंट आ रहा, दैट पॉइंट इज कंसीडर्ड टू बी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसी चीज को जरा देखो, मैंने दिखाया f डबल डैश ऑफ x क्या हो रहा है, इसने अपना नेचर चेंज किया। तो हाँ मैं बता रहा था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जिसका मतलब है एक्सट्रीमम के लिए हमें एफ डैश का नेचर पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होना कंपलसरी था। इसी तरह से यहाँ पे डबल डेरिवेटिव अपना नेचर चेंज करेगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ या निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो वो रहा हमारा क्या, कॉन्केविटी के लिए पहचान। अब आते हैं दूसरा कि क्या हो अगर ऐसा सिनेरियो ना मिले तुम्हें कि इफ f is continuous at x equals to c, किसी पर्टिकुलर पॉइंट c पे कंटिन्यूअस है और f डबल डैश ऑफ x has opposite sign on either side, then x equals to c is point of inflection। वही तो मैंने बात बताया कि अपना नेचर वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चेंज करे या निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज करे, then that point is considered to be point of inflection। point of inflection। अगर ये डबल डेरिवेटिव 0 हो गया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसपे हमें निकालना है, वो क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू c पे डबल डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 के बराबर आ गया, और ट्रिपल डेरिवेटिव 0 के बराबर नहीं है तो भी x इक्वल्स टू c हमारा क्या होएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। जैसे देखो f डबल डैश ऑफ x मैंने यहाँ पे निकाला तो f डबल डैश ऑफ x क्या आया, 6x के बराबर, 6x के बराबर। तो f डबल डैश ऑफ x 6x के बराबर, तो ट्रिपल डैश निकाला मैंने और यहाँ से मिला 6 के बराबर। तो जब हमारे पास डबल डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 हो जाए और उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर नहीं है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में शुमार होगा। दिस इज अनदर वे। उसके बाद आते हैं कि जैसे इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना। क्वेश्चन नंबर 4 का करना जरा, 4 नहीं सॉरी फर्स्ट का ए पार्ट करना, फर्स्ट का ए पार्ट। हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना 0 से 2 पाई में। सर 3π/2 बोल सकते हैं ना, 3π/2 आ रहा, देखो भाई फर्स्ट का इतने सारे पॉइंट आए, देखो 3π/2 तो नहीं आया। चलो डिफरेंशिएशन किया मैंने तो क्या आया, 2 sin x cos x, साइन स्क्वायर था ना, तो साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आया, 2 sin x cos x। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा के।
अच्छा x 0 से 2 पाई के बीच में है तो 2x क्या हो जाएगा 0 से 4 पाई, क्योंकि अब जो मामला आ रहा है वो 2x की फॉर्म में। हमें डेरिवेटिव से मतलब नहीं है, हमें डबल डेरिवेटिव से मतलब है। तो डबल डेरिवेटिव निकाला एक्सक्यूज मी, हमने डबल डेरिवेटिव निकाला और वो क्या आया 2 cos 2x के बराबर आया, 2 cos 2x के बराबर आया। तो 2 cos 2x को अगर मैंने डबल डेरिवेटिव को 0 के बराबर किया, डबल डेरिवेटिव को 0 के बराबर किया तो cos 2x 0 कहाँ कहाँ पे होगा, तो 0 से π/2 के बीच में 4 जगह पे cos 0 होगा, 4 जगह पे cos 0 होगा। 2x का वैल्यू क्या होगा π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। तो x का वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दिया। देखो सारे के सारे क्या है 0 और 2 पाई के बीच में x के जो रीजन है। तो डबल डेरिवेटिव जहां पे 0 होगा वो पॉइंट हम लोगों ने निकाल लिया। अब इन सारे पॉइंट पे ट्रिपल डेरिवेटिव अगर निकालेंगे ना तो इन सारे पॉइंट पे क्या होगा, वो ग्रेटर मतलब नॉन जीरो होना कंपलसरी है। इनमें हम लोगों को अगर देखना होगा तो देखो 4 पॉइंट ऐसा इसलिए आया क्योंकि ये चीज तो आएगा हमारे पास, ये इस तरह से साइन स्क्वायर का अगर ग्राफ देखा होगा ना तो कुछ इस तरह से होता है, मतलब ये बीच में कहीं पे ये पॉइंट जो होता है ना π/4, इसके अबाउट अपना ये नेचर चेंज करता है। इससे पहले नीचे की तरफ टेंजेंट था, उसके बाद ऊपर की तरफ टेंजेंट हो गया। इससे पहले नीचे की तरफ इससे पहले जो होता है ना वो ऐसा होता है, ऊपर की तरफ टेंजेंट, उसके बाद हमारे पास क्या होता है नीचे की तरफ सर टेंजेंट। वो तो पॉइंट्स निकालेंगे जहाँ नेगेटिव आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल। तो अब तुम चाहो ना तो एक बार चेक कर सकते हो कि f ट्रिपल डैश ऑफ x हमने निकाला तो f ट्रिपल डैश ऑफ x क्या हो जाएगा -2 sin 2x, -2 sin 2x। अच्छा अब जरा देखते हैं, रख करके π/4 रखा तो π/4 पे नॉन जीरो, 3π/4 पे रखा तो नॉन जीरो, 5π/4 पे रखा, 5π/4 रखेंगे तो डबल एंगल से क्या हो जाएगा 5π/2, 5π/2 पे भी नॉन जीरो, और 7π/4 रखा तो ये नॉन जीरो। तो ये अलग अलग ट्रिपल डेरिवेटिव निकालने से बेहतर मैंने क्या कर दिया, इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दिया था। तुम चाहो तो वो वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कि इफ डबल डेरिवेटिव, अच्छा हमें अपोजिट साइन चाहिए, हमें अपोजिट साइन चाहिए तो जैसे देखो इसमें एक और तरीका है, या तो तुमने 0 पुट किया और नेक्स्ट डेरिवेटिव निकाला, या फिर इसको मैं इससे चेक कर लेता हूं कि क्या π/2 से पहले और π/2 के बाद इसका साइन अलग अलग होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो cos 2x जो है f डबल डैश ऑफ x किसके बराबर है, cos 2x का डबल है, 2 cos 2x। अगर मैंने 2x का वैल्यू π/2 रखा, π/2 पे रखने से ये क्या आ रहा, 0 आ रहा, ठीक है। उससे जस्ट पहले मैं देखूंगा तो उससे जस्ट पहले क्या आ रहा है, ये चीज जो आएगा वो ग्रेटर देन 0, क्योंकि π/2 से पहले मतलब क्या हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, तो f डबल डैश ऑफ x क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। जैसे π/2 के बाद रखेंगे, π/2 के बाद रखेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है निगेटिव। तो देखना x इक्वल्स टू π/2 के आइदर साइड जो है f डबल डैश ऑफ x ने अपना नेचर चेंज किया पॉजिटिव से निगेटिव। तो पॉजिटिव होता था कॉनकेव के लिए और निगेटिव होता था कॉन्वेक्स के लिए। तो हो गया हमारा कि फंक्शन ने अपना नेचर कॉनकेव से कॉन्वेक्स में कन्वर्ट किया है। वैसे भी देखो ग्राफ से भी कि नीचे था टेंजेंट, उसके बाद ऊपर टेंजेंट, मतलब कॉनकेव से कॉन्वेक्स की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया भाई, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। इसी तरह से 3 और पॉइंट को मतलब टोटल 4 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएंगे। फिर e टू द पावर x ये सब तो है ही। एक अच्छा सा क्वेश्चन ये है, हाँ ये करना क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल, काफी सवाल इससे आते हैं। f is monotonically decreasing function, monotonically decreasing function and f डबल डैश ऑफ x क्या है ग्रेटर देन 0। अच्छा ये ग्रेटर देन 0 क्यों दिया हुआ है, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैसा होगा, इस तरह से होगा। ये तो इंक्रीजिंग वाला है लेकिन ये नहीं होगा, हमें नीचे की तरफ टेंजेंट चाहिए। ये क्या है डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, मतलब क्या हुआ टेंजेंट जो होगा वो नीचे की तरफ, तो ग्राफ डिक्रीजिंग वाला ऐसा होगा, तभी तो टेंजेंट नीचे की तरफ होगा। ये डिक्रीजिंग फंक्शन भी है और डबल डेरिवेटिव इसका क्या है ग्रेटर देन 0। तो एक बार ट्राई करना, मैंने हिंट दे दिया। ये वाला सवाल यार एक सेकंड,
हमें ये प्रूव करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। एफ इनवर्स के बारे में बात की गई है। एफ इनवर्स हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे और एफ इनवर्स में कैसे रिलेशन पता होगा, ये जानना है। सर आप करके बता दीजिए एक बार। क्या हुआ बता दूं? तो पहले मैं ना फंक्शन के इनवर्स में और इसमें रिलेशन बता देता हूँ कि अगर कनकेविटी का हमें रिलेशन जानना होगा, जैसे मान लिया जाए एफ जो है डिक्रीजिंग है और देखना नीचे की तरफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। अगर मैंने एफ डिक्रीजिंग लिया है और ये कॉनकेव है तो इसका इनवर्स निकालना, तो मैंने एक रैंडम सा ग्राफ निकाला है तो इसका इनवर्स मैं निकालूंगा तो इनवर्स भी कुछ ऐसे ही आएगा ना, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा और ये यहाँ पे आएगा तो इसका इनवर्स भी इसी हिसाब से आएगा। क्या ये सही है? मैं रैंडमली एक ग्राफ बता रहा हूँ, सही है? यस सर। तो क्या मैं बोलूंगा कि अगर फाई एक्स जो होगा जो कि इनवर्स होगा, इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा और इनवर्स के डबल डेरिवेटिव का जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एफ इनवर्स का जो डबल डेरिवेटिव होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। एफ डबल डैश ऑफ सॉरी एफ इनवर्स का जो डबल डैश होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये पहला कहानी हो गया। अब दूसरा कहानी देख लेते हैं कि अगर मान लिया जाए, चलो लगे हाथ में वो इंक्रीजिंग वाला देख लेता हूँ कॉनकेव में। ये तो यहाँ पे डिक्रीजिंग दिया हुआ, मतलब ये केस होगा तो फंक्शन एफ के लिए काम करो या एफ इनवर्स के लिए काम करो, मामला बराबर है क्योंकि सेम सेम सा ग्राफ रह रहा। डिक्रीजिंग होगा तो ऐसा होगा तो यहाँ पे इसका इमेज ऐसा हो जाएगा। हमें तो फंक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम लोग अगर इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में ऐसा ग्राफ रहा तो इसका इमेज ऊपर की तरफ ऐसा ही बनेगा। तो ये हमारा कॉनकेव तो ये भी कॉनकेव, ये डिक्रीजिंग तो ये भी डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग ग्राफ का इनवर्स जो होता है वो डिक्रीजिंग ही होता है। कॉनकेव डिक्रीजिंग प्लस कॉनकेव जो होगा वो कॉनकेव ही रहेगा। अब आते हैं कि इंक्रीजिंग है हमारे पास, इंक्रीजिंग है हमारे पास और उसका जो है इंक्रीजिंग में हम लोगों के पास दो ग्राफ हो सकता है, ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है। तो अगर ये इंक्रीजिंग में कॉन्वेक्स हुआ तो इसका हम लोगों के पास इनवर्स जाएगा, इस तरह से बना देगा।
इसका इनवर्स इस तरह से बना देगा। अच्छा ये जरा देखना, ये कॉन्वेक्स का कॉनकेव बना दिया और कॉनकेव का कॉन्वेक्स बना दिया। इंक्रीजिंग तो फंक्शन रहा, इंक्रीजिंग फंक्शन रहा, लेकिन कॉन्केविटी चेंज कर दिया। तो क्या है भाई, इसको मैं थोड़ा सा जनरलाइज करके लिख देता हूं, यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ। पहला चीज, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ तो इनवर्स उसका इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ तो इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ तो इनवर्स भी इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ तो इनवर्स भी डिक्रीजिंग होगा। अब आते हैं कॉन्केविटी पे, बात होगी कि फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है एंड कॉनकेव। डिक्रीजिंग में कॉनकेव है तो एफ इनवर्स भी क्या होगा, कॉनकेव होगा, और एफ इनवर्स विल बी कॉनकेव। और अगर एफ कॉन्वेक्स हुआ तो एफ इनवर्स विल बी कॉन्वेक्स। मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो ना तो उसका नेचर चेंज होगा, डिक्रीजिंग ही रहेगा इनवर्स में, ना तो उसका कॉन्केविटी का नेचर चेंज होगा, कि अगर कॉनकेव हुआ तो कॉनकेव होगा, अगर एफ कॉन्वेक्स हुआ तो इनवर्स भी कॉन्वेक्स हुआ। तो ये पहली कहानी हुई। दूसरा, अगर एफ इंक्रीजिंग है तो वो उसके कॉन्केविटी को उलट देगा, एंड कॉनकेव तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, एंड एफ इज कॉन्वेक्स देन एफ इनवर्स विल बी कॉनकेव। आई बात समझ में? इंक्रीजिंग वाले में कॉन्केविटी बदल जाएगा। तो अब तुमसे सवाल जो पूछा है उस सवाल के बारे में आते हैं। सवाल कहाँ पे है कि ये बोला है डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है और 2 पॉइंट लिया है x1 और x2, उसका एवरेज और f इनवर्स ऑफ x1 प्लस x2 बाय 2। तो मैंने क्या बोला, फाई x को मैंने मान लिया f इनवर्स x के बराबर। तो क्या लिया है, 2 पॉइंट लिया है, एक पॉइंट लिया है यहाँ पे x1 और यहाँ पे ले लिया है x2। तो डिक्रीजिंग ही होगा f इनवर्स और इसी तरह से होगा। तो जरा देखना क्या होगा, ये f इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा हमारा फाई x1, ये होगा फाई x2। अच्छा x1 प्लस x2 बाई 2 इसके बीचों बीच में होगा एवरेज, x1 प्लस x2 बाई 2 जो होगा वो इसके बीचों बीच में होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन का नाम होगा वो होगा फाई ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2। क्या ये सही है? यस सर। अच्छा अब जरा देखना, ये जो वैल्यू आया इसका नाम होगा फाई ऑफ x2 और ये जो वैल्यू आया इसका नाम होगा फाई ऑफ x1। इन दोनों का मिडिल में यहाँ पे कोई वैल्यू होगा जो कि यहाँ इससे जस्ट ऊपर की तरफ होगा। ये जरा देखना, ये कॉर्ड की तरफ जो आंसर आ रहा है ये क्या, फाई ऑफ x1 प्लस फाई ऑफ x2 बाई 2। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा हुआ, ये देखो इसका हाइट ज्यादा है ना, इसका हाइट ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल जो सम है वो ज्यादा आया। यही तो तुम्हें प्रूव करना था कि फाई x1 प्लस फाई x2 बाई 2 मस्ट बी ग्रेटर देन फाई ऑफ, फाई की जगह पे क्या रख देंगे, एफ इनवर्स रख देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो यही प्रूव करने के लिए बोला था। तो बस इन चीजों को याद रखेंगे, हमारा मामला यूं ही बन जाएगा। पहला, इंक्रीजिंग का इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का डिक्रीजिंग, किसमें ट्रांसफॉर्मेशन, एफ का एफ इनवर्स से। दूसरा कि अगर कॉनकेव हुआ तो कॉनकेव ही जाएगा, कॉन्वेक्स हुआ तो कॉन्वेक्स ही जाएगा, कब, जब फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ। उसके बाद अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ तो कॉनकेव का कॉन्वेक्स में चला जाएगा और कॉन्वेक्स का कॉनकेव में चला जाएगा। मामला यहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग मैक्सिमा मिनिमा। ये कॉन्केविटी के ऊपर सवाल था, तो मैक्सिमा और मिनिमा किसी फंक्शन का कैसे देखेंगे वो देखना हमें। तो मैक्सिमा मिनिमा किसी भी फंक्शन का मतलब ये हुआ कि लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा कंबाइनली उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमम या एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमम और एक्सट्रीमा। तो इसका जो बेसिक फंडा होगा वो यही होगा कि फंक्शन को लोकल मैक्सिमा तभी बोलेंगे जब अपने नेबरिंग पोजीशन में सबसे ज्यादा वैल्यू ले, लोकल मैक्सिमा। और लोकल मिनिमा क्या होगा, जो अपने नेबरिंग पोजीशन पे सबसे लोएस्ट वैल्यू ले। मतलब एफ ए का वैल्यू अगर एफ ए प्लस एच अपने नेबरिंग एफ ए प्लस एच और एफ ए माइनस एच दोनों से ज्यादा बड़ा वैल्यू ले रहा है तो ए पे बोलेंगे कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और कौन सा मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। इसी तरह से अगर एफ ए ने एफ ए प्लस एच और एफ ए माइनस एच दोनों से वैल्यू लोएस्ट दिया है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन क्या ले रहा है, लोकल मिनिमा। देयर इज अ टर्म लोकल। लोकल का मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे ग्राफ में नहीं बल्कि अपना छोटा सा रीजन देखा जाए तो उस रीजन में वो मिनिमा है या उस रीजन में वो मैक्सिमा है। जैसे वो एग्जांपल ये देखा जाए तो इस छोटे से रीजन को अगर मैं देखूंगा तो इसमें जरा देखना, ये सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे एफ ए वाला अपने एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच दोनों से ज्यादा बड़ा वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये छोटा सा रीजन, तो ये जरा देखना क्या है, एफ बी प्लस एच और एफ बी माइनस एच दोनों से छोटा एफ बी वाला, तो ये हो गया लोकल मैक्सिमा, ये हो गया लोकल मिनिमा। तो ये उसी चीज को लिखा गया है। उसके बाद आते हैं
कि कोई जरूरी नहीं कि फंक्शन हमारा क्या हो, कंटिन्यूअस ही हो, डिफरेंशिएबल ही हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, मतलब ये नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हुए। इसमें भी वही चीज है कि छोटा सा मैं सिनेरियो लूंगा तो अपने नेबरिंग पोजीशन पे क्या हो रहा है, ये सबसे पीक पे है तो लोकल मैक्सिमा हो गया, सबसे लोएस्ट पे है लोकल मिनिमा हो गया। तो लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा doesn't need to be function does not need to be a continuous or differentiable। ये हर एक केस में हो सकता है, जैसे वहां पे देखा था ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हर एक केस में हो सकता है किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे। अब आते हैं एंड पॉइंट पे देखना है, तो एंड पॉइंट पे देखना है तो मान लीजिए ऐसा कोई पॉइंट है जहां पे जाके खत्म हो जा रहा है, तो सबसे हाईयर पॉइंट पे क्या वैल्यू होना चाहिए, उससे नेबरिंग पोजीशन से छोटा मतलब बड़ा होना चाहिए, तो वो मैक्सिमा कहलाएगा। तो एफ एक्स जो है ए बी के बीच में डिफाइन हो रहा है, और एफ एक्स का लोकल मैक्सिमा कहाँ पे, एक्स इक्वल टू ए पे है, एक्स इक्वल टू ए पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एक्स इक्वल टू ए पे है लोकल मैक्सिमा, तो उसके अगला वाला जो वैल्यू होगा फंक्शन का एफ ए प्लस एच, वो क्या होना चाहिए, वो लेस होना चाहिए एफ ए से, एफ ए प्लस एच एफ ए से लेस होना चाहिए, तो हमारा लोकल मैक्सिमा होगा और लोकल मिनिमम क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अच्छा बी पे अगर मेरे को चेक करना होगा तो बी पे लोकल मैक्सिमा कब होगा, जब बी का जो वैल्यू होगा वो बी माइनस एच से बड़ा हो जाएगा, अगर मिनिमा होगा तो बी का वैल्यू होगा बी माइनस एच से छोटा। तो उसके एलएचएल साइड में लेंगे कब, जब राइट साइड वाला ले रहे हैं, लेफ्ट साइड वाला लेंगे तो क्या लेंगे, आरएचएल वाला लेंगे उससे कंपेयर करने के लिए। तो दिस इज एक्सट्रीम पॉइंट पे हमें जब चेक करना होगा तो कंडीशन होगा। उसके बाद आते हैं फर्स्ट सिनेरियो जब हमें कंटिन्यूअस फंक्शन का देखना होगा। तो कंटिन्यूअस फंक्शन में एक चीज आता है जिसका नाम है क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, जहां पे एफ डैश एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए और एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करे। एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब एफ डैश एक्स तुमने निकाला और कुछ आया न्यूमरेटर में और कुछ आया डिनोमिनेटर को, तुम्हें क्या करना, न्यूमरेटर को भी जीरो करना और डिनोमिनेटर को भी जीरो करना। तो वैल्यू ऑफ एक्स जो आएगा, दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट में कौन कौन से हैं, जहां पे फंक्शन क्या है, या तो न्यूमरेटर में डेरिवेटिव जीरो हो रहा है उसका, या तो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव का जीरो हो रहा है, तो उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। एक दूसरा टर्म आता है जिसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, जहां पे सिर्फ एफ डैश एक्स जीरो हो, मतलब क्रिटिकल पॉइंट का वो पार्ट जहां पे न्यूमरेटर जीरो हो। तो ऑल दी स्टेशनरी पॉइंट विल बी क्रिटिकल पॉइंट, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये बात याद रखेंगे। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब जहां पे सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव जीरो हो, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो या उसका डिनोमिनेटर डेरिवेटिव का भी जीरो हो सकता है। तो आते इसमें क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एफ डैश से कैसे काम चलाएंगे। तो एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पे जो कि क्रिटिकल पॉइंट है, मैंने डेरिवेटिव किया और उसे जीरो किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइमल्टेनियसली, तो एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट क्या मिला भाई आपका, एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट जो आ रहा है वो आ रहा क्रिटिकल पॉइंट। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, अगर एफ डैश एक्स अपना नेचर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चेंज किया, एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट क्या व्हाट, तो देखते हैं क्या होगा। अगर अपना फंक्शन ने अपना नेचर देखो, जैसे ये ग्राफ है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ गया तो बीच में जो मिलेगा वो मिलेगा एफ डैश एक्स जीरो के बराबर, एफ डैश ऑफ एक्स नॉट जीरो के बराबर। तो क्या है भाई, क्रिटिकल पॉइंट पे जो आएगा फंक्शन का वैल्यू तो जीरो आएगा, लेकिन डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ने अपना नेचर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ लिया है। हमें कहाँ पे बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना है, हमें आगे की तरफ बढ़ना है। और अगर डेरिवेटिव ने अपना नेचर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ लिया तो एक पीक मिलेगा, दैट इज कंसीडर्ड टू बी लोकल मैक्सिमा। देख लो यहाँ पे भी ये पॉइंट यहाँ से यहाँ गया, तो इसमें क्या है, एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे एफ डैश एक्स निगेटिव है। ये पॉइंट ऑल्दो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एफ डैश एक्स नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे एफ डैश एक्स नॉट क्या है, जीरो के बराबर है। तो क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट कौन सा हुआ, या तो एफ डैश एक्स नॉट क्या होगा, जीरो होगा, या तो एफ डैश एक्स नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब उसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो अब आते हैं कि अगर उल्टा हो गया, अगर उसने निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ा तो वो लोकल मिनिमा हो जाएगा, लोकल मिनिमा हो जाएगा। इसी चीज को दोनों तरफ मैंने लिख दिया है। फिर आते हैं कि कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन में क्या होता है ना, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे आकर करता है, ऑल्टरनेटिवली आकर करता है। ये हमारा कैसे आकर करता है, ऑल्टरनेटिवली आकर करता है। एक सेकंड, तो ये ऑल्टरनेटिवली आकर करने का मतलब ये हुआ कि एक के बाद दूसरा आएगा, एक मैक्सिमा तो अगला मिनिमा होगा। ये कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए होता है, उसके अलावा किसी के लिए वैलिड नहीं होता है।
ये ऑल्टरनेटिवली ही होता है। जैसे मान लिया जाए एक ग्राफ मैंने लिया जो कि क्या है, ये हमारे पास कंटिन्यूअस है, यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो मैक्सिमा फिर मिनिमा, मैक्सिमा फिर मिनिमा, मैक्सिमा फिर मिनिमा, मैक्सिमा फिर मिनिमा। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, ऑल्टरनेटिवली अकर करता है। अब आते हैं कि अगर एफ डैश ऑफ एक्स अपना नेचर एक्स नॉट के बाद चेंज नहीं करता, मतलब एक्स नॉट से पहले भी पॉजिटिव था, एक्स नॉट से बाद भी पॉजिटिव है, या फिर दोनों साइड निगेटिव है, तो कुछ ऐसा होगा जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला सिचुएशन देख सकते हैं। इसमें जरा देखना, इसमें जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं एक्स क्यूब फिर से लेता हूं, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आया, 3x² आया, और एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तो एक्स का वैल्यू 0 आ रहा, और 0 के पहले या 0 के बाद दोनों में एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, दोनों में एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला सिचुएशन है, इस पे कोई एक्सट्रीमा नहीं मिला है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पे रहेगा वहां पे मिनिमा और मैक्सिमा के चांसेस ही नहीं होंगे। अच्छा ये जरा देखना क्या हो रहा है, ये देखना जरा क्या हो रहा है कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव से निगेटिव, ये ऊपर टेंजेंट से नीचे टेंजेंट आ गया। ऊपर टेंजेंट का मतलब क्या था, कॉनकेव था, नीचे टेंजेंट का मतलब कॉन्वेक्स हो गया। अब एंड पॉइंट पे देखते हैं, एंड पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा कैसे चेक करेंगे। अगर एफ डैश एक्स जो हो गया ग्रेटर देन 0 हो गया, एक्स का वैल्यू ए से आगे की तरफ, ए से आगे की तरफ फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब ऊपर की तरफ भागेगा, मतलब ये पॉइंट क्या है, लोएस्ट है, मिनिमा हो गया, उल्टा हो गया तो मैक्सिमा हो गया। ये सारी चीजें तुम लॉजिकली कर सकते हो, यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग एंड पॉइंट पे कैसे होगा। तुम्हें बस एक रैंडम सा ग्राफ खुद से बना करके देख लेना होगा कि हाँ ये हो रहा, वैसे हो रहा, जो भी हो रहा। इसी चीज में अगर मिनिमा था, यहाँ पे मैक्सिमा देख लेते हैं। अब आते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, लेकिन ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, ये जेई एडवांस के लिए पढ़ा दिया जाता है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। एक सवाल करो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फटाफट करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 2/3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 2/3। x is equal to 1. x इक्वल्स टू 1, बस सेकंड का x इक्वल्स टू 1 नहीं, 3 पॉइंट आ रहा, देखो ध्यान से। सेकंड पार्ट था ना। हाँ हाँ,
क्रिटिकल पॉइंट निकालना, यू शुड नॉट लाइक फाइंड आउट ओनली स्टेशनरी पॉइंट। तुमने स्टेशनरी पॉइंट निकाला होगा, दो और पॉइंट आए ना क्रिटिकल पॉइंट। सर x इज इक्वल टू, मतलब मैंने निकाला पहले f डैश x निकाल दिया। हाँ अच्छा, फिर पावर सर 2/3 है। अच्छा, यस इसमें सर। मैं करूंगा तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यही आएगा। एक्सक्यूज मी, डिफरेंशिएट करेंगे तो यही मिलेगा, राइट? यस सर। अच्छा, ये फाइनल जो आया है इसका न्यूमरेटर 0 करेंगे तो x टू दी पावर 4/3 को अगर मैं 1 के बराबर रखूंगा तो x का वैल्यू या तो 1 आएगा या तो -1 रहेगा। देखना इवन पावर है ना ऊपर में, और नीचे की यस सर। तरफ x इक्वल्स टू 0 भी है, तो 3 पॉइंट आ गए हमारे पास। अब f डैश एक जो है नॉट डिफाइंड x इक्वल्स टू 0 पे, अब मैं वेविकर मेथड लगा देता हूँ। तो 3 पॉइंट है, 0 1 और -1, 0 1 और -1। 1 से बड़ा कोई नंबर रख करके देखते हैं। 2 रखा तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है। 0 और 1 के बीच में कोई नंबर रखेंगे तो ये चीज निगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव तो निगेटिव हो गया। 0 और -1 के बीच में नंबर रखेंगे तो ये निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। -1 से कोई छोटा नंबर रखेंगे तो ये निगेटिव हो गया, लेकिन ये अब की बार पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल निगेटिव। तो देख लो, ये वेविकर मेथड जो है वो एफ डैश का है, ये एफ डैश का है। तो एफ डैश ने अपना नेचर जब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट किया, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज किया, तो क्या देता है बीच में? एफ डैश एक्स जो होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ देता है तो मिनिमा देता है। तो मिनिमा, अब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि, तो ऑल्टरनेट देगा, मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा हो गया हमारा। आई बात समझ में? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करना फटाफट।
जन सर से एक बार सॉल्यूशन दिखाई क्या आया बताओ? मैंने मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मतलब थर्ड का तुम्हारे पास, थर्ड का तो इसमें सॉल्यूशन है नहीं, इसमें 4 ऑप्शन है, बताओ कौन कौन से? बोल रहा है एफ इंक्रीजिंग होगा, कंटिन्यूअस होगा, डज नॉट एग्जिस्ट एक्स इक्वल्स टू 2, मैक्सिमम वैल्यू एक्स इक्वल्स टू 2। ये पैराबोला है, इससे पहले ऐसा जाएगा और ये लाइन है डिक्रीजिंग वाला, ये ऐसा आएगा, तो यहाँ पे कॉर्नर बनाएगा एक्स इक्वल्स टू 2 जहाँ पे हमारे पास ये क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट वाला सही हो गया। इस पे जाएगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, ये क्योंकि जाकर के मीट कर रहा है तो कंटिन्यूअस होगा। अब -1 से हाँ बिल्कुल सारा ऑप्शन ही हो जाएगा, है ना। एक इसमें करना क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब ये हुआ कि या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है, दोनों को कंबाइंडली एक्सट्रीमम बोलते हैं, एक्सट्रीम बोलते हैं। सर सी की वैल्यू कैसे निकालूं, मतलब ए की वैल्यू मेरी आ रही है -3, बी की आ रही है ठीक है, सी का वैल्यू देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो सी का वैल्यू तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, है ना। तो सी तो कुछ भी होगा, सी का वैल्यू कुछ भी रहे वो डिफरेंशिएट करके 0 होना ही है, तो सी कैन बी एनी रियल, राइट, हो गया। ठीक है। फिफ्थ का तुम्हारे पास क्या आया होगा, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू जो निकाला और सी का वैल्यू क्या, ऑल रियल। ठीक है। एक चीज मैंने बताया था ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एन इंटीग्रेशन, उसके बेसिस क्वेश्चन नंबर 8 करना।
क्वेश्चन नंबर 8 कर लो। इसमें जितने भी सवाल है ना, कम से कम वो कर लेना, और प्रीवियस ईयर जेई के कर लेना इतने कम टाइम में, बस उतना ही काफी हो जाएगा। हर टॉपिक को मैं जो नोट्स भेजता हूँ उसमें काफी सारे सवाल होते हैं, क्योंकि ये रेगुलर क्लास के नोट्स है। तो रेगुलर क्लास वाला अगर तुमने प्रॉपरली सिर्फ सॉल्व कर लिया तुम्हें क्वेश्चन ही, तो काफी हो जाता है। सर मैक्सिमम आ रहा है x इज इक्वल टू 1 पे और मिनिमम आ रहा है 7/5। हाँ, 8 तक क्या क्या बताया? मैक्सिमम आ रहा है 1 पे और 7/5 पे मिनिमम आ रहा है, यही ना? और 2 जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 करना। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा सा सवाल है, फंडामेंटल सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। x plus 1 to the power 10, x minus 2 to the power 11, x minus 5 to the power 12 to the number of points of extrema. वो आज नहीं है नबी।
जी सर। अभी नहीं आया, बस तुम ही हो, वो आता भी है कभी कभी नहीं आता। चलो हो गया 10th नंबर। नहीं। अच्छा चलो। सर एक बार सॉल्यूशन दिखाइएगा। क्या दिखा दो? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दिखा दो, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। तो ये चीज जो है ना, अगर वेविकर मेथड याद होगा तो वेविकर मेथड में क्या होता था हमारा, वो सर उसी से। हाँ, वो ग्राफ का रफ एस्टिमेशन दे देता था। तो 10th वाला मेथड नंबर 1 तो होगा डिफरेंशिएशन करो और ये वगैरह वगैरह निकालो और आंसर आएगा कि 4 जगह पे हमारे पास मैक्सिमम 4 एक्सट्रीमम आ रहा है, इस पे 2 पे कुछ नहीं आ रहा, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमा, टोटल 4 एक्सट्रीमम आया। इसमें देखते हैं क्या है। इसमें ये है कि इसका अगर मैं वेविकर मेथड ड्रॉ करूंगा तो बेसिकली हो ये रहा कि ये 5 से बड़ा क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा, 5 के करस्पॉन्डिंग अपना नेचर चेंज करेगा, सॉरी नहीं करेगा क्योंकि इवन पावर है, फिर 2 के करस्पॉन्डिंग अपना नेचर चेंज करेगा और -1 के करस्पॉन्डिंग अपना नेचर चेंज नहीं करेगा। तो जरा देखना, इसका जो रफ एस्टिमेशन ग्राफ का होता है वो ऐसा होता है ना। तो ये क्या हुआ, ये मिनिमा हो गया, ये मैक्सिमा हो गया, ये मिनिमा हो गया और ये मैक्सिमा हो गया, दैट्स इट। ये रहा तुम्हारे पास 4 एक्सट्रीमम। तो ये वेविकर मेथड से कभी कभी ये होता है कि एकदम ऊट पटांग पावर रहेगा ना, तो यू डू नॉट हैव टू गो फॉर द डिफरेंशिएशन पार्ट, रेदर कि तुम इसको मुझे लगा वेविकर। सर मतलब हाँ वो 3, हाँ, मैं कंफ्यूज हो गई थी। नहीं नहीं नहीं, ये एकदम करेक्ट मेथड है। चलो तो नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करना। px एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 है, उसके एक्सट्रीमम है x इक्वल्स टू 1 एंड 2 पे, और लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है, 2 के बराबर है, तो p2 का वैल्यू क्या होगा।
सर 0 नहीं हुआ? अच्छा, Px एक 0 पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4, अच्छा 0, P2 की वैल्यू 0। हाँ बहुत बढ़िया, 0 के बराबर आ गया। चलो तो नेक्स्ट आते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए मैक्सिमा मिनिमा देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें डिफरेंशिएशन कभी नहीं यूज होगा। नो डिफरेंशिएशन मेथड इज यूज्ड। जब हमारे पास डिफरेंशिएशन यूज नहीं होगा तो क्या करेंगे? गो फॉर फंडामेंटल। फंडामेंटल कौन सा था कि अपने नेबरिंग पोजीशन पे चेक करेंगे। तो ये रहा हमारा चेक करने का तरीका। तो कुछ कुछ ये है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं देखूंगा तो ये जो है अपने सबसे लोएस्ट पे नहीं है, इससे भी लोएस्ट इसका LHL, तो ये कुछ नहीं मिलेगा, ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा। ये जरा देखो, ये अपने इस पे सबसे हाईएस्ट है तो ये मैक्सिमा मिलेगा। यहाँ पे देखो अपने इस पे सबसे हाईएस्ट है तो ये मैक्सिमा मिलेगा। इसी तरह से पहचानने के लिए हमें आना चाहिए। जैसे एक सवाल ये करना डिसकंटिन्यूअस के लिए, ये वाला एग्जांपल कि fx इज इक्वल टू mod x प्लस 3 अगर x लेस इक्वल 0 है और लैम्डा प्लस x अगर x ग्रेटर देन 0 है, तो द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट f हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0। 0 पे क्या है? मिनिमम वैल्यू है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये तो हमें गिवन है ना। फंक्शन कंटीन्यूअस कहाँ है? अभी तो दिया हुआ नहीं है। सिर्फ फंक्शन के बारे में ये दिया हुआ कि फंक्शन हमारा पीस वाइज है, कंटीन्यूअस नहीं है, तभी तो हम लोग एक केस में पढ़ रहे हैं। कंटीन्यूअस हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, क्योंकि लैम्डा का इन्वॉल्वमेंट है ना। सर 3 आएगी वैल्यू। 3 नहीं, 3 और भी आएगा, उसको देखो ये पूरा इंटरवल आएगा। सर एक बार सॉल्यूशन दिखाओ। सॉल्यूशन दिखा दीजिए। देखो 3 रखेंगे तब तो आएगा ही। x प्लस 3 x प्लस 4 ये जितने भी वैल्यू आएंगे, इस सभी में नहीं आएगा, इन सारे में नो मिनिमम वैल्यू आएगा। लेकिन 3 या इससे आगे कुछ भी रखें तो सब के सब हमारा क्या दे देगा? मिनिमम दे देगा 3 पे। तो क्या बोल सकते हैं? 3 या 3 से ज्यादा। आया समझ में? हाँ ठीक है, समझ गई। नेक्स्ट आते हैं, एक ये करना, determine the point of maxima and minima for fx is equals to this when b is greater equal 0.
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा चाहिए हमें 1/8 ln x माइनस bx प्लस एक्स स्क्वायर, b का वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 है। सर b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 1/4। b प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ b स्क्वायर माइनस 1/4 यही था। यस सर। इसमें b का वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 चाहिए, बट फॉर b मस्ट बी ग्रेटर इक्वल 1 एंड b इक्वल्स टू 1, तो रूट्स आर इक्वल। ठीक है, b इज ग्रेटर देन 1, तो वही मिनिमम और मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा के ऊपर। तो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा कंटीन्यूअस फंक्शन का अगर मैं देखूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, कुछ स्टेप्स है। पहला ये है कि क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, मान लीजिए C1 C2 C3 ये सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट आए, उन सभी पे फंक्शन का वैल्यू निकालिए और एंड पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालिए। जो सबसे बड़ा होगा इनमें से FC1 FC2 FC और FA और FB में, उसको हम लोग m से डिनोट कर देंगे, वो मैक्सिमम होगा। और स्मॉल m जो होगा सबसे लोएस्ट जो होगा वो हमारा स्मॉल m के बराबर होगा। तो ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा हमारा यही दोनों आ गया, स्टेप नंबर 3। लेकिन अब मान लेते हैं कि एफ जो है डिफाइन है a, b पे एंड कंटिन्यूअस। ऊपर वाला क्या था, क्लोज इंटरवल पे था, यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल में डिफाइन है, क्लोज इंटरवल में नहीं डिफाइन है। तो सेम चीज क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, एंड पॉइंट पे चेक करेंगे। अब कैपिटल M का जो वैल्यू है, कैपिटल M का वैल्यू वो फिर से निकालेंगे, मैक्स ऑफ FC1 FC2 FCN। यहाँ पे क्या था, FA और FB भी इंक्लूडेड था, यहाँ पे FA और FB नहीं निकालेंगे। इसी तरह से M का वैल्यू मिनिमम निकालेंगे। तो हमें क्या मिला, M और स्मॉल m दोनों मिल गया, M और स्मॉल m दोनों मिल गया। A पे तो हम फंक्शन वैल्यू निकाल नहीं सकते, तो A से जस्ट पहले निकालेंगे A प्लस, इसका वैल्यू मैं मान लेता हूँ लिमिटिंग वैल्यू P आया। B पे निकाल सकते नहीं है तो B माइनस पे FX निकालेंगे, उसका मान लिया जाए Q के बराबर आया, Q के बराबर आया। अब आते हैं कि इन दोनों में जो सबसे बड़ा वैल्यू है P और Q का जो सबसे बड़ा वैल्यू उसको मैंने मान लिया L1, और इन दोनों में जो छोटा वैल्यू उसको मैंने मान लिया L2। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर M का वैल्यू जो हमने ऊपर की तरफ निकाला था इन सभी में, मैक्स वैल्यू, वो L1 से बड़ा या बराबर है, L1 से बड़ा या बराबर है, तब तो ये ग्लोबल मैक्सिमा कहलाएगा M। लेकिन अगर M जो हुआ L से छोटा हो गया, L1 से छोटा हो गया, तो ग्लोबल मैक्सिमा बोलेंगे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, नो ग्लोबल मैक्सिमा। मतलब जो एंड पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू का जो वैल्यू है वो ऊपर सारे क्रिटिकल पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यू से ज्यादा आ जाएगा, तो ग्लोबल मैक्सिमा नहीं होगा पॉसिबल। इसी तरह से L2 वाला सिनेरियो देखते हैं, L2 मतलब मिनिमम, M जो है वो इनसे भी छोटा है, तो सबसे छोटा यही हो गया स्मॉल m, मतलब ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा और वो M के बराबर होगा। लेकिन अगर इससे भी छोटा L2 हो गया ना स्मॉल m से, तो ग्लोबल मिनिमा नॉट डिफाइन हो जाएगा, नो ग्लोबल मिनिमा, और रेंज क्या होता है ग्लोबल मिनिमा से ग्लोबल मैक्सिमा की तरफ। ये करना सवाल। x³ माइनस 12x माइनस 1 से लेकर 3 तक के बीच में। ग्रेटेस्ट वैल्यू 24 और लीस्ट -24।
मिनिमम जो लीस्ट 11 और कितना बताया? क्रिटिकल पॉइंट हम लोग -2 नहीं ले सकते क्योंकि डोमेन के ये बाहर है, तो x = 2 ही लेना होगा, राइट? यस सर। तो 3 पॉइंट आए, एक तो क्रिटिकल पॉइंट और 2 एंड पॉइंट। तीनों पे फंक्शनल वैल्यू मैंने निकाला। अच्छा, क्लोज इंटरवल था इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, तो तीनों पे मैंने वैल्यू निकाला, f2, f-1 और f3 पे। सबसे बड़ा जो है 11 है, सबसे छोटा -16, लीस्ट और मैक्स आ गया। आया समझ? यस सर। चलो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड करना। एक काम करते हैं, इसका बी पार्ट कर लेना, ओपन वाला। क्लोज वाला तो तुम्हें आता ही है, ओपन वाला एक कर लेते हैं। क्लोज वाला कर लिया, सेकंड का सेकंड पार्ट कर। सर ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है x = 3 पर 15 और मिनिमम वैल्यू है x = 2 पर। इसमें अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? 4x³ - 18x² + 12, यही ना? 2 कॉमन ले लिया तो 2x² - 9x + 6, 12 हो गया। 6 इसमें कितना हो जाएगा? ब्रेक होगा ना कुछ, 6x, अरे ये 6x³ हो जाएगा, उल्टा मैंने कर दिया। 6x² माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 9 × 2 18x और +12, तो 6 कॉमन हो जाएगा, तो x² - 3x + 2, तो x - 1 x - 2 आ गया। तो दो वैल्यू आए, x = 1 और 2। 1 तो हमारे पास डोमेन में है नहीं, तो सिर्फ 2 देखेंगे। तो 2 पे देखते हैं वैल्यू फंक्शन का क्या आएगा। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 × 2 16 और ये हो जाएगा 36 + 24, तो -12 और +6, तो -12 + 6 -6 हो गया। -6 + 10 के बराबर आ रहा है। f2 का वैल्यू सर जो आ रहा है 10 के बराबर आ रहा था। और f1 देखते हैं।
F1 देखेंगे तो 2 प्लस ये आ गया 14 प्लस 6 20 20 माइनस 9 11 आ रहा। देखना ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि ये एक्सट्रीम। अच्छा और देखते हैं कि लोएस्ट 1 पे तो देख लिया, 3 पे रख करके देखते हैं। 20 से 54 तो मतलब 11 सॉरी जो 10 आया वो ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा और ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, यही ना। चलो तो कुछ कुछ हमारे पास इससे से रिलेटेड सवाल थे। फिर आते हैं अगला सेक्शन। ये सब ना मत पढ़ना, ग्राफ जो ड्रॉ किया ना बहुत लंबा, ये सारे एडवांस लेवल के प्रॉब्लम है। ये लास्ट में जो है ना ये सारी की सारी एडवांस वाले प्रॉब्लम है। मेन के बाद अगर टाइम मिले एडवांस क्वालिफाई कर जाओ एडवांस के लिए तो कर सकते हो। हाँ नेक्स्ट आते हैं वर्ड प्रॉब्लम कुछ रहता है उसमें मैक्सिमम मिनिमा। ये जेईई मेन में ना काफी अच्छे से पूछता है कि मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल सच दैट सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 8। मतलब क्या है, हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, x इंटू वाई, क्या बोल रहा है, सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 8। तो हमें सिंगल वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करना है। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो गया 8 के बराबर। मैं y को रख दूंगा 8 माइनस एक्स, तो ये बन गया एरिया का फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और आंसर आ जाएगा x का वैल्यू हमारे पास 4। 4 पे अगर मैं डबल डेरिवेटिव करूंगा तो निगेटिव आएगा। अच्छा हमें पता है डबल डेरिवेटिव अगर किसी भी पॉइंट पे पॉजिटिव आए तो वो होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा, और डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आए क्रिटिकल पॉइंट पे है ना, अगर इट्स नॉट, वो डबल डेरिवेटिव टेस्ट में मैंने स्किप कर दिया था। ये क्या होता है लेस देन 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो उसी तरह से हम लोगों ने एरिया का वैल्यू देखा 16, ये होगा हमारे पास मैक्सिमम। वैसे ही पता है रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब वो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा स्क्वायर बन गया। उसके बाद आते हैं कि एक बॉक्स है जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम है विद टॉप ओपन, उसका टॉप ओपन है, made by cutting out 4 equal squares from 4 corners of a square in the sheet of a length 8। मतलब ये रहा हमारे पास एक, और इसमें क्या है ना चारों कॉर्नर से एक साइड कर करके और इसको जो है ना फोल्ड अप कर दिया गया है। इसको फोल्ड अप कर दिया गया तो एक क्या बना, बॉक्स बन गया जिसका टॉप ओपन रहेगा। अच्छा हाँ तो इसका करना जरा मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए क्या बोल रहा है, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। ए साइड लेंथ था, उसको कितना कट करेंगे कि मैक्सिमम एरिया बनेगा वो।
आया कुछ? सर a/2 आ रहा है। a/2 में देखना जरा, अगर मैं फोल्ड कर दूंगा a/2 से तो एक स्क्वायर है, a/2 यहाँ फोल्ड कर देंगे a/2 तो बेस कहाँ बचेगा? a/2 यहाँ पे भी फोल्ड कर दो a/2 यहाँ पे, तो बेस तो एक पॉइंट बच गया ना। नो सर, वो जो साइड हमने फोल्ड करी है वो a/2 आ रही है। हाँ तो वही ना, ये देखो ये टोटल a था ना, अब चारों तरफ से एक स्क्वायर कट किया गया, चारों तरफ से एक स्क्वायर कट किया गया। अगर इसका साइड लेंथ मैं a/2 ले लूंगा a/2 तो दोनों मिलाकर के दोनों यहाँ से और यहाँ से मिला के a हो जाएगा ना, मतलब ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन मर्ज कर जाएगा ना, मतलब ये गलत है। चेक कर दूंगा। चेक करो चेक करो। सर a/6। a/6 सब सही आया है ना। एक आया होगा a-2x का होल स्क्वायर 2x, मैक्सिमम के लिए हम लोग dv/dx 0 करेंगे। a के दो वैल्यू आएंगे, सॉरी x के दो वैल्यू आएंगे, एक a/2 एक a/6, a/2 डिस्कार्ड हो जाएगा, a/6 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड करना। sheet of area 40 meter square is used to make an open tank with a square base. Find the dimension of the base so that volume of the tank is maximum. सर √40/3। क्या आया? √40/3। अंडर रूट 40
40/3 यही आया ना y x का वैल्यू। चलो एक ये कर लेना क्वेश्चन नंबर 3, राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब ये हुआ कि बेस पे रेडियस का जो बेस आएगा और जो एक्सिस आएगा परपेंडिकुलर होता है। राइट सर्कुलर सिलेंडर इज inscribed inside the cone of radius r and height h. Find the dimension of cylinder so that its volume is maximum. सर वो डायमेंशन आ रही है 2r/3 और मैक्सिमम वॉल्यूम 4πhr² 20। जो x का वैल्यू है 2r/3 आ रहा है ना, x जो तुमने लिया है सर। हाँ बहुत बढ़िया। y का वैल्यू h/3 आ जाएगा, चलो बढ़िया। तो उसके बाद कुछ कुछ चीजें आती है इन सभी का मिला करके, जैसे ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 करना। कुछ मिसलेनियस से सम होते हैं जो ऊपर के सारे कभी इधर से कभी उधर से सब मिला जुला के आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसे करो, फाइंड शॉर्टेस्ट ऑफ पॉइंट shortest distance of a point 0, c from the parabola y equals to x square.
सर सॉल्यूशन दिखा देते थोड़ा समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, ये पैराबोला है ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ऐसा सिनेरियो होता है 0, c, इन दोनों के बीच में बोल रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस होगा। मैंने क्या किया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। अच्छा, इस पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पे कोई पॉइंट ले सकते हैं, x का वैल्यू अगर मैंने अल्फा लिया तो y अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। तो मैंने सिंगल वेरिएबल में लिया, अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर लिया, और ये 0, c एक कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, c एक कांस्टेंट है, तो c का वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ c आंसर आएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो p की वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर। इस वाले अंदर की क्वांटिटी को मैंने क्या माना, f ऑफ अल्फा। ये f ऑफ अल्फा अगर मिनिमम हो गया तो ये pq भी मिनिमम हो जाएगा, और इसको मिनिमम होने के लिए f डैश अल्फा 0 किया, तो या तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू 0 आया, अल्फा का 0 वैल्यू आने का मतलब ये वाला, ये तो डिस्टेंस मिनिमम है नहीं। और देखते हैं कि अल्फा का वैल्यू क्या आया, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू c माइनस हाफ के बराबर, या फिर अल्फा का वैल्यू क्या आया भाई, अल्फा का वैल्यू आया c माइनस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू, चलो c माइनस हाफ का वैल्यू रखा मैंने, तो जहां जहां अल्फा स्क्वायर है वहां वहां मैंने c माइनस हाफ रख दिया। तो c माइनस हाफ रखने से ये चीज क्या आ गया, रूट अंडर ऑफ c माइनस 1/4, और c का वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए, तो c माइनस हाफ ग्रेटर इक्वल 0, तो c का वैल्यू क्या होना चाहिए, हाफ से बड़ा या बराबर। क्वेश्चन में मेंशन है 5 से छोटा या बराबर हो सकता है, तो क्या हो सकता है, दोनों को मिला दिया जाए तो c जो होगा हमारे पास, ऐसा भी पूछेगा कि c का क्या रेंज है, तो हाफ से लेके 5 तक, और मिनिमम वैल्यू क्या आया, रूट अंडर ऑफ c माइनस 1/4। दो फिर से सॉल्व करने का तरीका कि क्या आपके पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ग्राफ था, और 0, c है, 0, c का पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जब डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया, और इसके अंदर की क्वांटिटी को मिनिमाइज करना चाहा, तो उसके लिए डेरिवेटिव 0 किया तो अल्फा के 2 वैल्यू आए, इसको डेरिवेटिव को 0 किया तो अल्फा के 2 वैल्यू आए, एक अल्फा का वैल्यू 0 और एक अल्फा स्क्वायर का वैल्यू c माइनस हाफ के बराबर, अच्छा, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ग्रेटर इक्वल 0 होता है स्क्वायर, सी का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल हाफ हो गया, तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ, तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना, सी माइनस हाफ, और अल्फा स्क्वायर माइनस सी का मतलब माइनस हाफ का होल स्क्वायर, तो ओवरऑल आंसर आ गया रूट अंडर ऑफ सी माइनस 1/4। ये आया पी क्यू का मिनिमम वैल्यू, ये आया पी क्यू का मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ जैसे एक और सवाल करो, क्वेश्चन नंबर जो है ना, क्वेश्चन नंबर 8 करना। क्वेश्चन नंबर 8, ai is greater than 0, then minimum distance between y equals to ai का मतलब क्या हुआ, a1 a2 a3 सबके सब पॉजिटिव है, तो y का वैल्यू क्या है, 1 प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x पावर 4 एंड सो ऑन, सारे क्या है, इवन पावर में है उसके, सारे उसके इवन पावर में, और इस पॉइंट से 0, -3 से डिस्टेंस पूछा। सर 2 क्या आएगा,